वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटम नंबर्स टू डिटरमाइन पोजीशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फोर मिनिमम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। दैट मीन्स किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी, इसके अलावा जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल की साइज, उन ऑर्बिटल की शेप, उन ऑर्बिटल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, दैट इज़ उनका ओरिएंटेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए 4 मिनिमम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन नंबर्स को ही क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर्स बोला जाता है। सिंपली मैं क्वांटम नंबर्स को क्या बोल सकता हूँ? दीज आर a group of 4 numbers which give complete information of an electron इन एन एटम। सिंपली क्वांटम नंबर्स क्या होती है? 4 नंबर्स का वो ग्रुप होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बताती है। अब ये जो क्वांटम नंबर्स है ये कौन कौन सी है इनको देखते हैं। देखो, जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms से या फिर स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। अब 1 बाय 1 इन क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। फर्स्ट किसको देखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और ये किसके बारे में बताती है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं हम। जानते हैं हम शेल को हम क्या क्या बोल सकते हैं? शेल को हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा एक और नया वर्ड हमें पता चल गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हम बोल सकते हैं। इसके बारे में बोहर ने बताया था, वही नील्स बोर जिसका एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, नील्स बोर ने किसके बारे में बताया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। अब देखो, किसी भी एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, दैट मीन्स सिंपली क्या होता है, किसी भी एटम में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक शेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कहाँ से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा देखो, each value of small n, that means each value of principal quantum number represent a shell। सिंपली मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताती है। तो n की जो वैल्यू होती है, n की ईच वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक पर्टिकुलर शेल को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे हम देख सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? फर्स्ट शेल की बात हो रही है, और फर्स्ट शेल को क्या बोला जाता है? k शेल बोला जाता है। अगर n की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स सेकंड शेल, और सेकंड शेल क्या होता है? इसको बोला जाता है l शेल। n इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड शेल है, जिसे m शेल बोला जाता है। n इज इक्वल टू 4 का मतलब फोर्थ शेल, दैट मीन्स n शेल की बात हो रही है। ठीक है, 5 मतलब वो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो n की ईच वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट करती है। आ रही है कि बात समझ में? इसके बाद में देखो नेक्स्ट, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ की जाती है, ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो इंक्रीजेज इन अ शेल। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मीन्स हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल की, हायर शेल की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे।
ऑर्बिटल्स क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ ऑर्बिटल्स क्या चीज़ होती है। ऑर्बिटल्स को डिफाइन किया जाता है सिंपली, ऑर्बिटल्स आर 3D एरिया अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, probability of finding electron is मैक्सिमम। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड वो 3 डायमेंशनल एरिया, वो 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होती है, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। और ठीक, और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मतलब शेल्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पहले से दूसरे शेल, दूसरे से तीसरे शेल की तरफ मूव करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो मैक्सिमम n स्क्वायर ऑर्बिटल्स कैन बी पॉसिबल इन अ शेल। एक शेल में मैक्सिमम n स्क्वायर के इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर बात करूँ किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, n स्क्वायर के बराबर, जहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल लो या शेल बोल लो या एनर्जी लेवल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो या स्टेशनरी स्टेट बोल लो या बोहर ऑर्बिट बोल लो, बात एक ही है। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है एज वेल एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, शेल की साइज भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। सिंपली हम समझ सकते हैं n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल जो होगा वो छोटा होगा, उसके कंपेयर में n इज इक्वल टू 2 क्या है, सेकंड शेल है तो वो बड़ा होगा, थर्ड शेल और बड़ा होगा, फोर्थ शेल और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेल्स की साइज भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सिंपली हम बोल सकते हैं एटम की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद में और क्या चीज़ बोली जा सकती है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है एज वेल एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, शेल की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। हम फॉर्मूला जानते भी हैं, बोर के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है En। ठीक है, और वो डिपेंड करता है किस पे, इसको लिख सकते हैं हम, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और आगे किसका, नेगेटिव का साइन होता है। तो मैंने ये जब एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था तब भी बताया था, n की वैल्यू तो बढ़ रही है तो 1/n स्क्वायर छोटा होगा, बट नेगेटिव होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो ये दिखने में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बट ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, किसी पर्टिकुलर शेल के लिए एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और मैंने बताया था फर्स्ट शेल के लिए मिनिमम एनर्जी होती है, उसके बाद जैसे सेकंड शेल में जाओगे शेल की एनर्जी बढ़ेगी, थर्ड शेल की एनर्जी और ज़्यादा होगी, फोर्थ की और ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है स्टेबिलिटी कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, इसके बाद में देखो n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, वैल्यू ऑफ n कांट बी जीरो, बिकॉज n की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, किसी एटम में ओनली न्यूक्लियस ही होगा, शेल्स होंगे ही नहीं। n की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हो गया, उस एटम में प्रेजेंट शेल कितने हो गए, जीरो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, वो क्या चीज़ है, किसी भी शेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पॉसिबल या कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेल में अगर बात की जाए मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो वो होते हैं n स्क्वायर के बराबर। और अगर एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो किसके बराबर होंगे, 2n स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, दैट मीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के डबल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, देखो इधर इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं n की वैल्यू की, तो n इज इक्वल टू जब 1 लूँगा, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, फर्स्ट शेल की बात हो रही है, या बोल लो k शेल की जब बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे, n स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक, तो n स्क्वायर के बराबर होंगे, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे,
एक ऑर्बिटल होगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इनके डबल हो जाएंगे, 2n², दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल पूछे जाए तो कितने होंगे, 1, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो कितने होंगे, 2। इसी की तरह अगर सेकंड शेल की बात की जाए तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, ये होगा L शेल। ठीक है, अगर बात की जाए सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं तो n² के बराबर आ सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। दैट मीन्स सेकंड शेल में किसी भी एटम में सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की तो कितने हो जाएंगे इनके, डबल, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ थर्ड शेल की तो थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दैट मीन्स वो कौन सा हो जाएगा, KL M शेल हो जाएगा। और M शेल में अगर बात की जाए ऑर्बिटल्स की तो 3 का स्क्वायर कितने, 9 ऑर्बिटल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसके डबल, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बात की जाए ऑर्बिटल्स की तो फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिटल हो सकता है मैक्सिमम, सेकंड में 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं मैक्सिमम, थर्ड में 9 ऑर्बिटल हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से बात अगर की जाए फोर्थ शेल की जो कि क्या होगा, n, तो फोर्थ शेल में n² के बराबर ऑर्बिटल आ सकते हैं, दैट मीन्स n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो फोर्थ शेल में कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल हो सकते हैं, 16, और इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हम पता कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। तो एक बार अपन क्विक रिकेप इसका ले सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है, शेल के बारे में बताती है। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी एटम के लिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। ईच वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर शेल को रिप्रेजेंट करती है। एक शेल में मैक्सिमम n² के बराबर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जैसे जैसे शेल की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट पर्टिकुलर शेल भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आ रही होगी बात समझ में। उसके अलावा जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, उनकी साइज भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज होना। सिमिलरली जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, एनर्जी ऑफ शेल्स वो होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आ रही होगी बात समझ में। उसके अलावा एक बात हमने देखी, किसी भी शेल में मैक्सिमम 2n² के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसको हम इस पर्टिकुलर टेबल से समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अब नेक्स्ट सेकंड क्वांटम नंबर जो कि कौन सी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका डिस्कशन अपन करते हैं। देखो सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको किससे, स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में तो नील्स बोर ने बताया था और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में किसने बताया, सोमरफील्ड ने बताया। इस क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है या फिर इसको सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। ये किसी भी एटम में किसी शेल में प्रेजेंट सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इट टेल्स अबाउट सब शेल, दैट मीन्स किसी भी एटम में किसी पर्टिकुलर शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट हैं उनके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है, किसी भी एटम में शेल प्रेजेंट होते हैं और शेल के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, सब शेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। ये चीज़ भी आगे से आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते जाएंगे। शेल के बारे में स्मॉल n बताता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है, और सब शेल के बारे में कौन बताता है, स्मॉल l, दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है। इसके अलावा एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्या क्या चीज़ें बताती है, ये बताती है 3D शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, इट टेल्स अबाउट 3D शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बताती है। दैट मीन्स 3D शेप में ऑर्बिटल किस तरीके की शेप लिए हुए होता है, स्फेरिकल होता है या क्यूबिक होता है या किस तरीके का होता है, वो आगे देखेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद में देखो नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉल n। किसी भी शेल में, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं किसी भी n की वैल्यू के लिए जो सब शेल होते हैं
वो कितने होते हैं, n की वैल्यू के इक्वली होते हैं। दैट मीन्स किसी भी शेल में अगर बात की जाए सब शेल की, तो वो किसके इक्वल होते हैं, n की वैल्यू के ही इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इस टेबल से, इसको समझ सकते हैं अपन। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट शेल की, तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक। तो उसमें सब शेल भी कितना होगा, 1, n की वैल्यू के इक्वल ही सब शेल होंगे। सेकंड शेल की बात करूँ तो सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2। दैट मीन सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, 2। बात करूँ अगर थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 3 सब शेल होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में कितने सब शेल होंगे, 4 सब शेल होंगे, बिकॉज फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। तो किसी भी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, n की वैल्यू के बराबर हो सकते हैं। दैट मीन्स पहले शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो उसमें 1 सब शेल होगा। दूसरे शेल में n की वैल्यू 2 है, तो उसमें 2 सब शेल होंगे। इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। इसके बाद में बात की जाए l की वैल्यू की, तो वैल्यू ऑफ l कैन बी 0 to n-1, ठीक है। l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, l की वैल्यू हो सकती है 0 से n-1 तक। स्मॉल l की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक हो सकती है। दैट इज़ किसी भी वैल्यू n के लिए l की वैल्यू हो सकती है 0 से n-1, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर किसी शेल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n है, तो स्मॉल n वाले शेल में या स्मॉल n वैल्यू वाले शेल में l की वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल हो सकती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की 0 से n-1। इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, n-1 तक पॉसिबल हो सकती है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। किसी भी शेल में l की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है, जहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को या नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर बात करूँ फर्स्ट शेल, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 की, तो फर्स्ट शेल में l की कितनी वैल्यूज़ हो सकती है पॉसिबल। फर्स्ट शेल में अगर बात करूँ सब शेल की, तो सब शेल तो कितने होंगे, 1 ही होंगे। और उस सब शेल के लिए जो स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो 0 to n-1, n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1, 0 to 0 का मतलब कितना हो गया, 0 ही हो गया। 0 to 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो क्या होगा 0। दैट मीन्स पहले शेल में एक सब शेल होता है और उस सब शेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसके बाद अगर बात करूँ n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल की, तो सेकेंड शेल के लिए जो l की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1, दैट इज़ 2 - 1, तो कितनी हो जाएगी, 0 to 1। इसका मतलब 0 और 1। तो क्या हुआ, सेकंड शेल में हमें पता है कितने सब शेल होंगे, 2, और वो 2 सब शेल उनके लिए जो l की वैल्यू है वो क्या क्या होगी, एक तो होगी 0, एक होगी 1। इसके बाद में अगर बात मैं करूँ थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। और उनके लिए अगर स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी होगी, 0 to n-1, दैट इज़ 3 - 1। तो क्या होगा, 0 to 2, और 0 to 2 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो थर्ड शेल में जो सब शेल है उनके लिए स्मॉल l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 एंड 2। आ रही होगी बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, ईच वैल्यू ऑफ स्मॉल l रिप्रेजेंट अ सब शेल, ठीक है। l की ईच वैल्यू एक सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो वो जो l की वैल्यू 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सेकंड शेल में 2 सब शेल है जिनके लिए l की वैल्यू क्या है, 0 एंड 1, अभी बताया मैंने। तो जो 0 है वो भी एक सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो l की वैल्यू 1 है वो भी एक सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। देखो जब l की वैल्यू 0 होती है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एस सब शेल। इसे क्या बोला जाता है, एस सब शेल बोला जाता है। और एस सब शेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है इसकी शेप, स्फेरिकल होती है, स्फेयर होता है एस ऑर्बिटल, ठीक। इसके बाद में देखो अगर मैं बात करूँ l की वैल्यू कितनी हो, l की वैल्यू अगर 0 की जगह 1 हो तो l की वैल्यू 1 का मतलब p सब शेल होता है। अगर l की वैल्यू 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, p
पी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जहाँ भी एल की वैल्यू अगर 1 आ जाए इसका मतलब कौन सी सब शेल की बात हो रही है, पी सब शेल की बात हो रही है। और जो पी सब शेल होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बेल लाइक शेप होती है। जो डम्बेल होते हैं उसके जैसी शेप होती है, इस तरीके की। ठीक, इसके बाद में अगर बात की जाए किसकी, L इज इक्वल टू 3, मतलब अगर सॉरी L इज इक्वल टू 2 की, अगर L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो L की वैल्यू अगर 2 है तो इस सब शेल को बोला जाता है डी सब शेल। अगर L की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उसे क्या बोला जाएगा, डी सब शेल बोला जाएगा। और डी सब शेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डम्बल होती है। कैसी होती है, डबल डम्बल लाइक होती है। ठीक है, दैट मीन्स एक डम्बल इस तरीके से बन गया और एक डम्बल इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल सॉरी जो L की वैल्यू अगर 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डी सब शेल को। और डी सब शेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डम्बल लाइक शेप होती है। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई इसको एक बार बना लेते हैं दोबारा से। देखो ये लो। ठीक है, तो यहाँ पर L की ईच वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, जो L की वैल्यू होती है वो हमेशा N की वैल्यू से छोटी होती है। ये बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है वो आगे बताऊँगा जब अपन सारी क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन करेंगे। बस अभी ये ध्यान रखना है, L की वैल्यू ऑलवेज N से छोटी होती है। मतलब सब शेल वाली जो वैल्यू है या एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑलवेज लेस होती है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से लेस होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी शेल के लिए। जैसे कि हमने देखा है, अगर फर्स्ट शेल की बात करूँ तो फर्स्ट शेल में N की वैल्यू तो 1 आई थी, बट L की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक, अगर बात करूँ सेकंड सब शेल की, तो सेकंड सब शेल में N की वैल्यू तो 2 थी, बट जो सेकंड शेल में N की वैल्यू तो 2 थी, बट अगर सब शेल के लिए L की वैल्यूज़ देखी थी तो वह क्या आई थी, 0 एंड 1 आई थी। ठीक है, जो कि N से छोटी है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, L की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेस होगी। कभी भी L की वैल्यू ना तो N से ज़्यादा हो सकती है और ना ही N के बराबर हो सकती है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद में देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो भी चीज़ हमने देखी है उसको इस टेबल से हम एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन पूरी चीज़ देख सकते हैं। N की वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ किसकी, फर्स्ट शेल की, तो फर्स्ट शेल में L की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 0 to 1 माइनस N के अकॉर्डिंग। 0 से n-1 मतलब 1-1 कितनी वैल्यू होगी, ओनली 0। और 0 वैल्यू कौन से सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है, S सब शेल को। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में ओनली एक सब शेल होता है, कौन सा, S। इसके बाद अगर बात करूँ मैं किसकी, सेकेंड शेल की, तो ये देखो इसमें अगर बात करूँ मैं सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल के लिए L की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 to 2-1। तो इसका मतलब हो जाएगा एक तो 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। यही दो वैल्यू हो सकती है N = 2 के लिए L की। सेकंड शेल में सब शेल की दो वैल्यूज हो सकती है, L की जो वैल्यूज हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 and 1, जो कि N से क्या है, हमेशा छोटी है, देख सकते हो। अब जो ईच वैल्यू ऑफ L है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सब शेल को। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S सब शेल को। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P सब शेल को। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं जिनकी वैल्यू 0 and 1 होती है। कौन से वो सब शेल होते हैं, S and P। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, थर्ड शेल की, N की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, तो N की वैल्यू जब कितनी है, 3 है, तो N की वैल्यू 3 होने पे L की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 0 to n-1 मतलब 0 to 3-1, तो 0 to 2। 0 to 2 का मतलब 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। ठीक है, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, S सब शेल को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, P सब शेल को। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, D सब शेल को। आ रही है बात समझ में। तो थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं, 3, S P D। S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू 2 है, तो ऑलवेज फिक्स रहेगा। इसके बाद में इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसके लिए,
फोर्थ शेल के लिए, तो पहले इस लाइन को अपन आगे बढ़ा लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं किसके लिए, फोर्थ शेल के लिए। तो फोर्थ शेल दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 0 to 4 -1 मतलब 0 to 3, तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्योंकि अपने को पता है किसी भी एन की वैल्यू के लिए एल की कितनी वैल्यू हो सकती है 0 से n-1 तक हो सकती है। तो अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 से 3, दैट मीन्स 0 1 2 3, ठीक है। और हर वैल्यू जो एल की है वो एक सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी, तो एक तो एस सब शेल होगा, पी सब शेल होगा, डी सब शेल होगा, एंड एल की वैल्यू अगर 3 होती है तो कौन सा सब शेल होता है, एफ सब शेल होता है, ठीक है। तो फोर्थ शेल में 4 ही सब शेल है और उनकी जो वैल्यूज़ है वो 0 1 2 3 है, और वो कौन कौन से सब शेल है, एस पी डी एंड एफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या पता बातें चली, एक बात पता चली किसी भी शेल में एन की वैल्यू के इक्वली क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, पहली बात, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 ही सब शेल है, 2 है तो 2 सब शेल है। उसके अलावा दूसरी बात, किसी शेल में एन की वैल्यू जो होती है उन एन की वैल्यू से हम एल की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक हो सकती है। ईच वैल्यू ऑफ स्मॉल एल रिप्रेजेंट अ सब शेल, जैसे अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो एस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है, एल की वैल्यू अगर कितनी है 1 तो वो पी को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 है तो डी को रिप्रेजेंट कर रही है, एल की वैल्यू 3 है तो वह एस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो लास्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल। डिफरेंट सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात की जाए तो उसका जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होता है, एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, पी सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, डी सब शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, और एफ सब शेल में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑर्डर होता है एस पी डी एफ इस तरीके से, ठीक है। एस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम, पी सब शेल में और ज़्यादा, डी में और ज़्यादा और एफ में सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, किसी भी सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका एनर्जी ऑर्डर है, क्लियर। इसके अलावा एक और चीज़ बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ओनली किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर। बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज़ होती है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो n के साथ साथ स्मॉल l पर भी डिपेंड करती है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स l टेल्स अबाउट दी energy of electrons in multi electronic system। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स बोल सकते हो, उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में जो एल है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में भी बताती है, या सिंपली बोल सकते हो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में भी कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है। ये कुछ एडिशनल बातें भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा देखो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की जो एनर्जी होती है वो मेनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है, ठीक है। सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन depends on orbital angular momentum। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की जो एनर्जी होती है वो किस पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/2π। इसको दोबारा से लिख देते हैं, h/2π इंटू क्या हो सकता है, ये इंटू होता है ये √L+1। ये क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल l पे। तो सिंपली क्या बोला जा सकता है, यहाँ से सिंपली बोला जा सकता है 10 एजीमुथल क्वांटम नंबर्स
also determine energy which depends on orbital angular momentum। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके बारे में अपन ने इतनी सारी बातें तो कर ली, उसके अलावा कुछ बातें जो एडिशनल में बता रहा हूँ वो क्या है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है दैट मीन्स एल है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की एनर्जी को भी डिटरमाइन करती है, ठीक है। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की जो एनर्जी है वो एन के साथ साथ स्मॉल एल पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला मैंने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो किस पर डिपेंड करती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, h/2π√L+1, ठीक है, जो किस पे एल पर डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला जा सकता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या ऐसी स्पीसीज जिसकी एनर्जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है उसको भी हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में? उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। फॉर एस सबशेल बोल लो, ऑर्बिटल नहीं, अभी ऑर्बिटल के बारे में अपन ने बात की नहीं है, ठीक है। तो फॉर एस सबशेल L इज इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो S सबशेल है उसकी एनर्जी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L पर ही डिपेंड करती है, सॉरी N पर ही डिपेंड करती है, L पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। दैट इज एनर्जी ऑफ S सबशेल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू तो क्या होती है सबशेल के लिए, 0 होती है। तो मेनली जो s सबशेल की एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l पर ही डिपेंड करती है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये कुछ एडिशनल बातें बता दी, उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में दूसरी बातें मैंने सारी बताई दी। ये सबशेल के बारे में, उनके 3D अरेंजमेंट या 3D शेप के बारे में बताती है। इसके अलावा L की ईच वैल्यू किसी सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी n की वैल्यू के लिए L की वैल्यू 0 से n-1 तक पॉसिबल हो सकती है। किसी भी शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट होंगे, तो उसका आंसर है n की वैल्यू के बराबर। जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 है फर्स्ट सबशेल, तो उसमें फर्स्ट शेल तो उसमें एक ही सबशेल होगा। सेकंड शेल की बात करूं तो उसमें 2 सबशेल होंगे। थर्ड शेल की बात करूं तो उसमें 3 सबशेल होंगे, ठीक है। तो ये मेनली हमने कुछ बातें एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारे 2 क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए 2 क्वांटम नंबर्स हैं दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उनकी बात करेंगे। क्लियर?